साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, यूनिक पब्लिकेशन का अब स्टार्ट हो चुका है 2025 के परीक्षा हेतु जो डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण ये सेशन है दोस्तों। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित यह 2025 का कराई जाएगी। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा आपको, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इसमें देख सकते हैं जैसे कि प्रैक्टिस वर्कबुक भी है और हल प्रश्न पत्र भी है, दोनों हैं। और हल प्रश्न पत्र बता दें दोस्तों 2022 से लेकर 2024 तक के है। यदि इससे पहले वाला कहिएगा तो वो भी मैं करा दूंगा, वो भी है मेरे पास बुक, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग पहले करेंगे हल प्रश्न, उसके बाद करेंगे मॉडल प्रैक्टिस वर्कबुक को कंप्लीट करने वाले। टोटल आपको मिलेंगे इसमें 35 सेट्स, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट अभी तक पहला सेट नहीं देखें तो वो जरूर से जरूर देखें। ये जो है होने वाली हम लोग का दूसरी है क्रम। और दूसरा जो है दोस्तों, यह जो है आप देख रहे हैं यहाँ के, जैसे कि दूसरा जो है दोस्तों यह पूछा गया है 2/4/2024 में पूछा गया क्वेश्चन वो है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने 1/4/2024 में पूछा गया प्रश्न मैंने करा दिया है। यदि आप नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं 2/4/2024 में पूछे गए प्रश्न। टोटल आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपका स्कोर क्या रहता है जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक तरह से ये क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर तो पूछता ही पूछता है, डीएलएड का ये नेचर ही है। तो अति महत्वपूर्ण है ये डीएलएड सेशन के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट, ठीक है ना। तो देखिए बिहार डीएलएड परीक्षा 2/4/2024 का पहला सेक्शन जो आता है सामान्य हिंदी का आता है। ये सामान्य हिंदी में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो चलिएगा बताइएगा अपना आंसर। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है आपके पास क्या, सामान्य हिंदी में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। महोजस्वी का संधि विच्छेद करना हमें। महोजस्वी का संधि विच्छेद करी तो आप क्या बताएंगे इसमें। ऑप्शन नंबर आप ए करेक्ट बताइएगा, महाज और ओजस्वी। महोजस्वी इसका अर्थ यहाँ पे है, ये महोजस्वी जो हुआ है, महाज और ओजस्वी, यह वृद्धि क्या है, यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है जिसमें अ है ना दोस्तों, जिसमें आ और ओ, आ और ओ जोड़ करके क्या हो जाता है, तो आप बताओगे ओ हो जाता है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बताना है आपको, चतुरानन में कौन सा समास है। चतुरानन में कौन सा समास है बताइएगा। आप आंसर क्या बनाएंगे, इसमें जो है बहुब्रीहि समास है। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। 4 है आनंद जिसके बहुब्रीहि समास है ना। अगला प्रश्न बताना है आपका, नील गगन। नील गगन जो है शब्द में समास बताना है आपको, कौन सा समास है इसमें नील गगन में। तो आंसर क्या बताएंगे आप, कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय समास। आंसर सी बनेगा यहाँ पे, कर्मधारय नीला गगन। इस समास में पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, दूसरा विशेष से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैत्री को राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। एक तो रहता ही रहता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैत्री को राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा पर दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे। किस हद तक ये युद्ध को टालने के, ये करने के लिए तैयार थे, समझौता। तो आंसर क्या बताएंगे आप, आंसर बताएंगे कि 5 गांव लेकर ही वो समझौता करने के लिए तैयार थे। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला बताना है, हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। किस वाक्य का उदाहरण बताइएगा। हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो आंसर क्या बताएंगे आप, संयुक्त वाक्य का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, और क्या करता है, जोड़ रहा है दोनों वर्ड को, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा अगला प्रश्न है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही परिभाषा, परिभाषिक शब्द बताना है आपको। अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए जो है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है, क्या है सबसे सही। तो आंसर बताएंगे बकाया राशि। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी, बकाया राशि कहेंगे।
अगला देखेंगे निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है आपको। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है बताइए। सकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पे बताएंगे आप। अंजलि पत्र लिखती है, यहाँ पे सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। वाक्य में अंजलि जो है कर्ता और पत्र जो क्या है इसका कर्म है, जो लिखने का काम कर रही है। अगला प्रश्न बताना है आपको। पुरातन का विलोम बताना है। पुरातन का विलोम क्या होगा? पुरातन का विलोम तो आप बताएंगे पुरातन का नवीन होगा, नया। करेक्ट आंसर सी। अगला बताना है आपको। नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। नाक का बाल होना मतलब आप तो बता दीजिए बहुत ही आसानी से, इसी तीन में से एक है, तो आप बताएंगे अधिक प्यारा होना। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला बताइए इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, मतलब गलत कौन है इसमें बताना है। आइए हम लोग पढ़ के देखते हैं कौन गलत है। उसने बड़े बड़े फल छांट लिए, ठीक सेंटेंस है। यह हमारे आगामी नेता है, नहीं आगामी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यह हमारे क्या है तो भावी नेता है। क्या है दोस्तों? भावी नेता है ना। यहाँ पे एक गलत मीन्स यही करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा। गलत ही तो ढूंढना था, अशुद्ध कौन है। अगला प्रश्न देखेंगे। संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं उसे। संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या बताएंगे आप? इसे कहते हैं संज्ञा पदबंध। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री मिट्टी का तेल, भारत के प्रधानमंत्री और मिट्टी का तेल, ये सभी क्या है? तो आप देखेंगे ये संज्ञा के कार्य करने वाले पद के समूह को हम क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध कहते हैं ना। अगला प्रश्न देखिएगा कि क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है? भाव की प्रधानता आप समझ चुके होंगे, जिसमें भाव मतलब फीलिंग आती है उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं ना। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। जैसे बचपना, बुढ़ापा, है ना, दयालुता, ये सभी क्या है? भाववाचक है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ना, सही कौन सा है? तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन शुद्ध है। कह रहा है क्या? आपका कलेजा में साहस नहीं है, आपके कलेजा में साहस नहीं, ये होना चाहिए ना। तो ये तो बिल्कुल तरह से गलत है दोस्तों। अगला देखेंगे। वह पुस्तक को और किसी के हाथ में न दीजिए, यह पुस्तक को और किसी के हाथ में न दीजिए ना, ये होना चाहिए, ये भी गलत। उसने उसके गले में एक गेंद की माला डाल दी, उसने उनके उनके उसने उनके गले में एक गेंदे की माला डाल दी, गेंद की माला डाल दी ना, ये होनी चाहिए था। अगला देखेंगे कि जीवन में सच्चा मित्र विरल ही मिलता है, ये तो बात सत्य बोला है, यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप। शब्द का जो है परिसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाती है? तो आंसर क्या बताएंगे आप? ये कहलाती है अभिधा। क्या कहलाती है? अभिधा। करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला देखें। मुखार्थ और लक्षार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है? किस अर्थ में रहती है? तो आंसर क्या बताएंगे आप? आंसर बताएंगे व्यंग के अर्थ में रहती है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी, व्यंग के अर्थ में रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे। काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता और शब्द परिवर्तन में काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए क्या कहलाता है? वो कहलाता है शब्द अलंकार। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, शब्द अलंकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें। जहाँ अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहाँ डैश अलंकार होता है। वहाँ पे स्वाभाविक बात है कौन अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है दोस्तों। कौन सा होता है? रूपक। तो आंसर क्या बन जाएगा हम लोग का? राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखेंगे आप। तो कह रहा है कि उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? तब आप बताएंगे रूपक अलंकार होता है। राइट आंसर डी बनेगा। देखेंगे। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, इनमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। अलंकार कौन सा है देखेंगे आप और बताइए कौन सी अलंकार है इसमें। तो आप बताएंगे इसमें उपमा अलंकार है। कौन सी है? उपमा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे।
खिलो हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, इस पंक्ति में जो कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? उपमा नहीं होगा बल्कि रूपक अलंकार होगा ना। ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट आंसर बी दोस्तों, ये गलत है, उपमा बल्कि रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, देखिए खंजीर खंजीर खंजरीर खंजरीर नहीं लखी परत, कुछ दिन साची बात, बाल द्रगन समहीन को करण मनो तप जात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइएगा, कौन सा अलंकार है इसमें? तो अब देखेंगे, खंजरीर नहीं लखी परत, कुछ दिन साची बात, बाल द्रगन समहीन को करण मनो तप जात। ये जो पंक्ति लिखी गई है इसमें फलोत्प्रेक्षा मतलब उत्प्रेक्षा के प्रकार अलंकार है, कौन सी है? उत्प्रेक्षा अलंकार। और करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर आप बी करके बताइएगा। इसमें वास्तविक फल के न होने पर भी उसी को फल मान लिया जाता है, इसमें ये बताया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोटी रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं अंधा भी देख रहा हूँ, है ना, मतलब मैं अंधा हूँ फिर भी मैं देख रहा हूँ कि रोती हो तुम रोती हो, इसमें कौन सी अलंकार है बताइएगा? तो आप इसमें बताएंगे विरोधाभास है, मतलब अंधा व्यक्ति कहीं देख सकता है क्या, तो इसलिए इसमें विरोधाभास। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बताएंगे। अब देखिए छंद के कितने अंग होते हैं, बताइए कितने अंग होते हैं? अब बताएंगे कितने हैं, आंसर क्या बताएंगे? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 8 होते हैं, है ना। और वो कौन कौन होते हैं? पाद, मात्रा, वर्ण, संख्या, क्रम, लघु, गुरु, गण, यति, है ना, गति, तुक, ये 8 होते हैं। अगला प्रश्न बताना है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो पिलासी। जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो पिलासी, बताना है इसमें वर्णिक छंद कौन सा है? वर्णिक छंद बताइए। तो आप आंसर क्या बताएंगे इसमें? इंद्रब्रज है, कौन सा है? इंद्रब्रजा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा कि काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? किनकी रचना है यह? तो आंसर क्या बताएंगे आप? ये रचना है आचार्य वामन की। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, आचार्य वामन जी की है। अगला देखिए, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार है? अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं बताइए? तो आप आंसर क्या बताएंगे? रस के 9 प्रकार हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। और कौन कौन है बस सुन लीजिए, श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है और शांत रस है। ये सभी 9 रस है, किनके अकॉर्डिंग? तो आप बताएंगे अभिनव गुप्त के अकॉर्डिंग। अगला आता है हम लोग का सेक्शन, वो कौन सी रहती है दोस्तों? तो आप बताएंगे गणित का। तो ये गणित में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है गणित में कि कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है? शांत दशमलव कहने का मतलब कि जैसे हम यहाँ पे ये 20 है ना, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स में, यानी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, भले डेसिमल में आए उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरी तरह से डिविजिबल में, वो हमारा शांत दशमलव में परिवर्तन कहलाता है ना। तो आइए हम लोग करके देखते हैं, ये तो पूरी तरह से डिविजिबल होगा या नहीं होगा बताइएगा? तो आप बताएंगे नहीं, इसका तो आपको पता है 3.144 ऐसे कुछ करके आते ही रहता है, तो इसलिए एग्जैक्टली इसका वैल्यू 3.14 लिया जाता है ना दोस्तों, आपको पता होगा। तो ये तो होगा नहीं, पहला तो कट गया। दूसरा देखेंगे, 4 8 जा 32 और 1 33 अपॉन 8, इसको काट के देखिए तो 4 पॉइंट आप करोगे तो कितना बच गया? 1 और 0, 2 टाइम्स करो तो यहाँ बच गया 2 और 0, 4 ये आप करोगे 2 टाइम्स यानी 16, 4 ये पूरे तरह से डिविजिबल हो जाएगा दोस्तों। 16 2 टाइम्स में कटेगा, 1 टाइम्स और 2 और 5, मतलब 4.125 में पूरी तरह से कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो गया। तो ऐसे आपको ऑप्शन वाइज पे देखना होगा, है ना दोस्तों, दूसरा ही निकल गया आपका। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि √2 और √3 के बीच में अपरिमेय संख्या बताना है, वो कौन सी है अपरिमेय संख्या? तो बहुत ही सिंपल है, देखें आप क्या करेंगे यहाँ पे, √2 है ना, ठीक है, √2 रखेंगे, आप मल्टीपल बाई √3 से करिए, ठीक है, ये सभी को रूट चढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे √6 हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। ये √6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? आपको पता होगा कि रूट में कोई भी चीज हो, यहाँ पे x है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, जस्ट यहाँ पे भी वही है, तो 6 के पावर 1/2
ये तो होगा ही होगा, ठीक है ना। जस्ट इसके पावर भी 1/2 होगा ना, क्यों, क्योंकि दो दो है यहाँ पे रूट, ठीक है। अब ये आप मल्टीपल कर लोगे तो 6 के पावर कितना हो 1/4 होगा ना, 6 के पावर 1/4, ठीक है। 6 के पावर जब 1/4 आ गया तो वो कौन सा है देखेंगे, 6 के पावर 1/4, राइट आंसर सी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब कि परिमेय है, वो कौन सा है बताना है आपको। परिमेय संख्या तो आपको पता ही होगा, आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं 121 का, और बाद बाकी का तो नहीं निकलेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बताइएगा, 11 होता है 121 का। अगला देखेंगे, कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः क्या होगी बताइएगा। आइए देख लेते हैं हम लोग क्या हो जाएगी। किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 होती है ना, और कम से कम क्या हो सकती है, तो शून्य हो सकती है, तो 2 और 0 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बताएंगे सी ऑप्शन। अगला देखेंगे, यदि बहुपद दे रखा है क्या, के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k का शून्यक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो तो के का मान क्या होगा। के का मान क्या होगा दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं के का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के का वैल्यू हम निकालने के लिए करेंगे क्या, अल्फा इक्वल 1/बीटा, ठीक है ना, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल लिखेंगे 1, ये इक्वेशन 1 आप ले लो। ये इक्वेशन 1 कहने का मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आप रख सकते हो या नहीं, ठीक है, बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखेंगे जो हमारे पास बहुपद है वो लेके चलते हैं हम लोग, चलिए इधर सॉल्व करते हैं हम लोग थोड़ी रॉक में। अब देखेंगे, पहले मेरा क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1, ये पहला इक्वेशन था ना, ठीक है, पहला इक्वेशन। अब बहुपद जो दे रखा है हमारे पास क्या है कि x इंटू के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k, यही है ना, ठीक। इसमें यदि हम अल्फा और बीटा इक्वल होता क्या है, आपको पता है c/a होता है, तो c कितनी है अब बताओगे 4k है, a कितनी है तो आप बताओगे के स्क्वायर प्लस 4, यही है ना। ये इक्वेशन आप 2 ले लो, एक इक्वेशन यहाँ है, एक इक्वेशन यहाँ, ये 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से अब देखोगे तो निकलेगा क्या आपके पास, तो आप देखो यहाँ पे भी अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे भी अल्फा इंटू बीटा, इसके इक्वल 1 है, इसके इक्वल इतना है, तो क्या इस दोनों के इक्वल कर सकते हैं हम लोग, 1 के इक्वल में ये लिख सकते हैं ना, इसको बिल्कुल लिखेंगे। चलिए यहाँ पे 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 1 लिखिए, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल आ जाएगा 4k, है ना। 4k को आप इधर माइनस में कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर लीजिए इसे माइनस में 4k इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं आप। तो देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो आप करोगे यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल 0, पहले तो सुटेबल ढंग में रख लो। अब यहाँ से हम कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे k -2 की होल स्क्वायर कर दोगे इक्वल 0, आप खुद देख लो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर है k स्क्वायर और ये b स्क्वायर, -2 भी आ गया ना, तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग कर दिए, स्क्वायर हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, k -2 इक्वल 0 आ जाएगा, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो हमें k की वैल्यू ही तो निकालनी थी, आंसर आ गया 2। तो आइए देखते हैं 2 कौन सा है, तो आप ऑप्शन नंबर कौन सी बताओगे, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला बताना है आपको, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्यक होगा, क्या होगा एक शून्यक, तो आइए देखते हैं क्या होगा उसका शून्यक। पहले ये जो हमारे पास है इसका गुणनखंड निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का, तो आइए हम लोग इसका गुणनखंड निकालते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 इक्वल क्या है आपके पास, कुछ नहीं मीन्स 0 है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आप खुद देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर, -2 भी होगा तो रख दो, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दो, इक्वल क्या 0 हो जाएगा, एक्स -1 इक्वल 0 हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर जो है इधर हट जाएगा, 0 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू तो आप बोलोगे 1, तो शून्य हमारा क्या आ गया, एक आ गया, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका बताइएगा, तो आप बोलेंगे 1, और फिर नहीं तो प्लस में, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये आपके पास दे रखा है नंबर, ठीक है ना, इसका माध्यिका कितना है 4 हो, तब x जो होगा बड़ा होगा किससे, 0 से होगा, तब x की वैल्यू आपको बताना है कि यहाँ पे
क्या आएगा। तो आइए एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल के देखते हैं कि क्या आएगा एक्स की वैल्यू। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले जितने भी नंबर्स थे वो पहले आपको लिखनी होंगे, ठीक है ना। टोटल पद को पहले काउंट कर लेते हैं हम लोग, कितने पद है। आइए काउंट करके देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 पद है। 7 पद कहने का मतलब माध्यिका आप निकालोगे तो 7 अब प्लस 1 करोगे ना, अपॉन 2 होगा, यानी कि क्या होगा ये 8, 8 अपॉन 2 है, इसे काटोगे तो 4, यानी चौथा पद हमें निकालना होगा। तो चौथा पद कौन सा हो जाएगा, आप खुद देखो यहाँ पे चौथा 1 2 3 4, चौथा पद यही ना। तो 2x अपॉन 3 है। आपको एक सुटेबल रेंज में करना होगा दोस्तों, ठीक है ना। पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, है ना, बढ़ते क्रम में लिखना होगा, तब जाके आपको लिखना है कि चौथे क्रम पे कौन आएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं, पहले कौन होगा देखेंगे। सबसे पहले आएगा x+5, x अपॉन 5 आएगा दोस्तों, x/5। उसके बाद आएगा x/4, ठीक है। इसके बाद आएगा x/3, इसके जस्ट बाद आएगा 2x अपॉन 5, इसके जस्ट बाद 3x अपॉन 5, इसके बाद 2x अपॉन 3, तब आएगा x। अब चौथे नंबर पे आप देख लो, चौथे नंबर पे आप बताओगे कि 2x अपॉन 5 है ना, चौथे नंबर पे, ठीक है। तो ये चौथा पद आ गया हमारे पास। अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप देखोगे तो 2x अपॉन 5 इक्वल क्या है, तो आप बोलोगे चौथा टर्म, ठीक है। ये करो, क्रॉस मल्टीपल कर दो 20, इसे करोगे तो 20 आ जाएगा, यानी 2x इक्वल हो जाएगा 20। 2 से काटो 10 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू आप बताइएगा 10। तो हमें x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी ना। तो आइए हम लोग x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ऑप्शन नंबर बताएंगे राइट आंसर बी। यहाँ पे 10 रख दो, जो 0 से बड़ा भी है। अगला देखें, द्विघात समीकरण दे रखा है क्या है कि 11x क्या है, लेस देन है SUP, है ना, और ये ग्रेटर देन है 2 से, ओके। 2 जो है लेस देन है किसे, स्लैश SUP, ठीक है। और SUP ग्रेटर देन है -3x प्लस 9 इक्वल 0 के मूलों का योग कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे 3/11 हो तब इसी समीकरण के मूलों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसका मूलों का गुणनफल ज्ञात करके देखते हैं। देख क्या रखा है हमारे पास, तो आइए देखते हैं। आपके पास दे रखा है 11x² -3x प्लस 9 इक्वल 0, यही है ना दे रखा है आपके पास। तो आइए इसका गुणनफल और ये निकालते हैं हम लोग, देखेंगे। ये जब दे रखा है तो मूलों का गुणनफल होता है क्या है, तो आप बताओगे मूलों का गुणनफल इक्वल में होता है c अपॉन a होता है। c देखो क्या है, तो c बताएंगे 9, a कितना है तो आप बताएंगे 11, यानी कितना आ गया 9 अपॉन 11। आइए 9 अपॉन 11 देख लेते हैं कौन सी है ऑप्शन। 9 अपॉन 11 कौन सा है बताइए आप, ऑप्शन नंबर बताएंगे राइट आंसर बी आप बोलोगे। देखेंगे आप अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण x² प्लस ax प्लस 3 इक्वल 0 का एक मूल 1 हो तो दूसरा मूल आपको बताना है, यहाँ पे क्या आएगा। तो आइए देखते हैं क्या आएगा दूसरा मूल इसका, चलिए निकाल के देखते हैं हम लोग। आपके पास इक्वेशन x² प्लस ax क्या है, x² प्लस ax है और प्लस 3 इक्वल 0 है, ठीक है, यही था ना। अब देखेंगे पहला दे रखा है हमारे पास अल्फा क्या है, तो आप बोलोगे 1, ठीक है। पुनः अल्फा इंटू बीटा इक्वल लिखा लेंगे c अपॉन a, c कितना है तो आप बोलोगे 3 अपॉन 1, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1 दे रखा है, बीटा तो बीटा ही रखेंगे इक्वल, यहाँ पे 3 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू कितना बताओगे आप, 3 बता दोगे, है ना। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि दूसरा जो मूल आएगा वो क्या आएगा, तो आप बताएंगे 3, और वो भी नहीं तो प्लस में, तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर 2 वर्ष पहले खरीदा गया है ना, आज से 2 साल पहले खरीदा गया है एक रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जिसका 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होने के बाद, मतलब उसकी जो पहले की मूल्य थे उसके अकॉर्डिंग वो घट रहा है, तो उसका वर्तमान मूल्य मतलब अभी में कितना है 9,680 रुपया है। तो कितने रुपए में खरीदा गया था ये आपको बताना है, कितने रुपए में खरीदा गया था। आइए बना के देखते हैं हम लोग कितने रुपए में खरीदा गया था। देखेंगे पहले क्रय मूल्य हमारे पास जो दे रखा है
क्रय मूल्य सीपी और गुणने हमें नहीं पता कितना था, 100 माइनस आर अपॉन आर का होल स्क्वायर होगा, इक्वल कितना दे रखा है 9680 रुपये में अभी का वर्तमान। ठीक है, तो सीपी तो सीपी ही रहेगा इंटू 100 माइनस आर, आर कितना दे रखा है 12% घटा दीजिए तो आप बोलोगे 88 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर इक्वल 9680 ये होंगे। ठीक है, स्क्वायर को हटा दीजिएगा तो इस पे वर्गमूल पे आ जाएगा ना, या फिर सीपी इक्वल आप ऐसे लिख सकते हैं 9680 अपॉन यहाँ पे 100 इंटू 100 आ जाएगा और नीचे में आपके पास 88 इंटू 88 आ जाएगा ना। अब काट दीजिए इससे, जो जो कटने वाला है तो काटेंगे आप यहाँ पे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा 12500 दोस्तों। ठीक है, काटिएगा तो कितने आ जाएंगे 12500 आपके क्या आ गए क्रय मूल्य। तो आंसर क्या बताएंगे आप, राइट आंसर देखिए और बताइए ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे करेक्ट। अगला प्रश्न बताना है आपको कि एक कैमरा जो 25,000 के तुरंत भुगतान तथा 3 माह के 2100 रुपये की किस्त पर बेचा जा रहा है ना, यदि यदि लिए गए ब्याज का दर 20% वार्षिक है तो कैमरे का नगद मूल्य क्या होगा, आपको बताना है। कैमरे का नगद मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए निकाल लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं क्या कि किस्त में जो दे कुल मूल्य है वो कितना है 100 रुपये है और किस्त का कुल मिश्र धन हमारा जो है वो कितना है, आइए देखते हैं मिश्र धन कितना है। तो आप देखेंगे कुल मिश्र धन पहले एक सम मान लेते हैं मूलधन प्लस यहाँ पे एसआई हो जाएगा आपका, तो एक्स इंटू 100 एक्स इंटू 20 इंटू 3 अपॉन हो जाएगा आपके पास 100 इंटू 12 होगा इक्वल, इसे आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 21 एक्स अपॉन 20, ये आ गया आपके पास मिश्र धन। और प्रत्येक किस्त जो है वो कितना है, प्रत्येक मासिक है 2100 रुपये है ना, 2100 रुपये। और पुनः किस्त का जो है कुल मिश्रण हम निकालेंगे तो कितना 2100 और गुने 3 और प्लस करेंगे 2100 गुने 1 गुने 20 अपॉन हो जाएगा आपके पास कितना तो 12 और गुने 100 होगा ना, और प्लस कर देंगे हम कितने, तो प्लस कर दोगे आप 2100 गुने 2 साल और 20 अपॉन 100 इंटू 12 हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे आप इस यहाँ से, ठीक है ना, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास टोटल कितने आ जाएंगे दोस्तों, आप बताएंगे 6405 रुपये जो आ जाएंगे आपके पास। ठीक है ना, और अकॉर्डिंग टू अब प्रश्न आप देखेंगे ये जो है ये किसके बराबर है, तो 21x इक्वल 20 इसके इक्वल में क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए इससे इसको और इससे काट दीजिए, काटने वाला है तो काटेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे पता है 6100। तो आपके पास क्या निकालना था, कैमरे का जो है वास्तविक नगद मूल्य क्या हो जाएगा, तो नगद मूल्य जो हो जाएगा इसका 2500 तो ऑलरेडी था ही और प्लस में आप कर देंगे 168 रुपये इसमें, तो कितना हो जाएगा आप बताएंगे 6 और ये 6 2 8 यानी हो जाएगा 8600 रुपया करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं 8600 रुपया आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए बिंदु दे रखा x -1 तथा 3 2 के बीच की दूरी जो है 5 मात्रक है तो x का मान डैश क्या होगा, x का मान क्या होगा ये बताना है आपको। आइए हम लोग निकाल के देखते हैं x का वैल्यू क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आइए बस इसे समझिए आप कितने आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे एक रेखा है, ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये a है और ये b है। ओके, इसका वैल्यू x और -1 है, ठीक है, b का वैल्यू क्या है 3 और 2 है। ओके, इसकी दे रखी है कितना है तो आप बताओगे 5 यूनिट है, कुछ नहीं है तो 5 यूनिट डाल दो कुछ नहीं, ठीक है ना। अब देखेंगे ए बी निकालने का फॉर्मूला आपको आनी चाहिए दोस्तों, नहीं आए यदि नहीं याद है तो इसे जरूर से जरूर लिख लीजिए। ठीक है, ए बी का फॉर्मूला होता है आपको बता दे, रूट इक्वल में लिखेंगे रूट ओवर x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब y1 और y2 और x1 और x2 तो आप समझते होंगे, x1 कहने का मतलब ये a का और x2 कहने का मतलब b वाला पहला वाला टर्म को x2 बोला जाता है। ओके दोस्तों, तो रखिए इसका वैल्यू और कितना कितना है सभी का वैल्यू आप रखेंगे तो इजी में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखेंगे ये x2 कितने हैं 3 में से x घटाना है तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस y2 कितनी है 2 और माइनस है माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो इसे रख दें आप, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे 1 की होल स्क्वायर रख दो। ठीक है, रूट ओवर तो रहेगा ही रहेगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास
इधर सबका यूनिट कितना था 5, 5 का इधर स्क्वायर रूट हटा दोगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में इतना आ जाएगा आपके पास 9 और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 6x और प्लस 9 आएगा ना, क्योंकि ये क्या था 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है। इतना आ गया। अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे दोस्तों कि 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 9, यानी ये कितना आ जाएगा घट के, तो आप बताओगे 16, ठीक है। 3 माइनस एक्स, अब इस स्क्वायर को हटा दोगे तो रूट ओवर में आ जाएगा, यानी 3 माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 4, यानी कि x इक्वल क्या लिख दोगे आप, तो x इक्वल 3 और प्लस 4, यानी आ जाएगा 7। x की वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, तो आप बताएंगे यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गया 7, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे कौन सी है, x की वैल्यू जो आ गया है हमारे पास वो है 7, तो ना ही ये है ना ये है। x की वैल्यू एक तो 7 आ गया है हमारे पास, ठीक है, और एक -1 भी आया, वो भी दिखाते हैं कैसे यहाँ पे दोस्तों। देखेंगे ऑप्शन नंबर डी तो आ गया, अभी तक हमने 7 निकाला, ओके। अब देखेंगे कैसे वो आया है मेरे पास -1, तो देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू जैसे हमने निकाला है क्या कि 3, और आप समझ रहे हो क्या कि ये जो होती है कोई भी रूट, ये 16 है ना, तो कोई भी आती है ना तो एक प्लस में और एक माइनस में ही रहती है वैल्यू, ठीक है। तो हमने इसका 4 तो निकाला, तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो प्लस वाले से तो आप बता दिए कि 7 आ गया, अब माइनस वाले से बताना है आपको क्या आएगा, तो 3 और -4 कर देंगे तो -1 नहीं आएगा, तो आप बोलोगे यस, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी इस कारण बनेगा, है ना। ये एक -1 भी आया है और एक 7 भी आया है। अगला प्रश्न बताना है आपको, क्या कह रहा है कि बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेख होंगे यदि, तो बस ये फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला आपको बता देना है कौन सा होगा इसमें, तो आप बताओगे x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू इक्वल 0, ये करेक्ट आंसर आपका बनेगा। ये फॉर्मूला आपको रट जाना होगा दोस्तों, ठीक है ना। इससे पहले वाला मैंने फॉर्मूला ही लिखवाया ए बी वाला, वो भी रटना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एक ना एक रहेगा ही रहेगा इससे। अगला प्रश्न बताना है आपको, एक समतल के पास विमाएं होती हैं, कितनी होती हैं बताइएगा आप, तो आप बोलोगे 2 होते हैं, कितने होते हैं 2, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बी राइट आंसर। अगला देखेंगे, यदि त्रिभुज एबीसी जो है ये क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज ई डी एफ के, ठीक है, तो ए बी सी और डी ई एफ के समान नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, बताइए कौन सत्य नहीं इसमें। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या कि ए बी जो है, ए बी ओपन ई डी इक्वल बी सी इक्वल बी सी ओपन डी ई होगा, इक्वल क्या लिखेंगे ए सी ओपन ई एफ होगा ना। चलिए सभी को हम लोग इक्वल करते हैं, देखिए ये कौन सा ऐसा कंडीशन आ रहा है दोस्तों, तो आप देखेंगे क्या बी सी इंटू ई एफ, बी सी इंटू ई एफ, ओके, ए सी इंटू एफ डी, ठीक है, यानी कि ये तो सत्य आ रहा है, ठीक, हमें बताना है कौन सत्य नहीं, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ए बी इंटू ई एफ, ए बी इंटू ई एफ, ई एफ कहाँ पे है, तो ये लास्ट वाला और शुरू वाला देखेंगे, ए बी इंटू ई एफ, ए सी इंटू डी, ए सी इंटू डी, ये भी बात सत्य है। अगला देखिए बी सी इंटू डी, बी सी यहाँ पे है और डी ई यहाँ पे, ठीक है, इसको यानी कि ए बी इंटू डी ई आना चाहिए, ठीक है, ए बी इंटू ई एफ आ रहा है, ई एफ आ रहा है दोस्तों, तो ये तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे आना चाहिए क्या, तो आपको आना चाहिए डी ई आना चाहिए, है ना, तो ये गलत है, तो हमें क्या बताना था, सत्य नहीं है, मतलब असत्य खोजना था, तो करेक्ट आंसर सी बन गया, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न बताना है, किसी त्रिभुज ए बी सी में जो है पी क्यू समानांतर है बी सी के, ठीक है, ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान आपको क्या होगा बताना है, जहां पी तथा क्यू क्रम से ए बी और ए सी पर है। आइए देखते हैं बना करके क्या आएगा इसका वैल्यू, ऐसे बना होगा बी और सी के पैरेलल है पी क्यू, ठीक है, पैरेलल डाल दिए, यहाँ पे ए बच गया। अब देखेंगे ये ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें पी क्यू एक लाइन है, ठीक है ना, जिसमें क्या बोला है कि पी क्यू जो है ये पैरेलल है बी सी के, ये क्वेश्चन में ही बोला गया है, और भी क्या दे रखा है, तो आप देखेंगे
ये जब हो गया तो आप ऐसे तो लिख सकते हैं कि AP बराबर AP बाई जो होगा PB इक्वल हो जाएगा AQ अपॉन QC होगा ना, ये तो होगा ही विथ परिमेय, तो ये कंफर्म होगा। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू रखिए। एपी का वैल्यू दे ही रखा कितना है, 2 दे रखा है। ठीक है, एपी का वैल्यू 2 और पीबी का वैल्यू 6 इक्वल AQ का वैल्यू 4 और QC का वैल्यू तो पता नहीं, यानी x रख लो। तब क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, 24 को 2 से आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बताओगे 12। तो हमें क्या निकालनी थी, QC का वैल्यू कितना आ गया 12, लेकिन हमें निकालनी है AC का वैल्यू, ये टोटल की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा टोटल का वैल्यू, एक तो 12 आ गया QC, ये 12 आ गया, और ये कितना दे रखा है हमारे पास AQ, तो AQ दे रखा है मेरे पास 4, तो 12 और 4 कितने होंगे 16, यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, AC का वैल्यू आप बताओगे 16। राइट आंसर ऑप्शन बी बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है क्या कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण कितने हैं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है कि क्या होगा। तो आइए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्या आएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। आइए रखते हैं यहाँ पे 1/2, पहला विकर्ण कितना है 8, दूसरा विकर्ण 10, रखो 2 से 4, 4 दे 40, यानी करेक्ट आंसर आप बताइएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताना है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग के अनुपात क्या होगा। अब देखो यहाँ पे एक वर्ग है ना, इसके विकर्ण पे बने एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है ना। तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण होता है क्या है, तो √2 गुने भुजा होता है। देखेंगे यहाँ पे वर्ग का विकर्ण इक्वल √2 और गुने वर्ग की भुजा, यानी ए रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब वर्ग का विकर्ण बटे वर्ग का भुजा, वर्ग का विकर्ण विकर्ण बटा भुजा इक्वल क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे √2 होगा, होगा ना ये से। ठीक है, ये जब आ गया है तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो विकर्ण का होल स्क्वायर और भुजा की होल स्क्वायर, भुजा की होल स्क्वायर कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल, विकर्ण की होल स्क्वायर तो विकर्ण का ही होल स्क्वायर रहेगा, विकर्ण पे बने का क्षेत्रफल बन जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा और इसका करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और नीचे कुछ नहीं मतलब कि 1 डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या आ गया, विकर्ण वाला का क्या 2 आ गया और क्षेत्रफल वाले का 1, यानी रेशियो क्या आ गया 2:1। आंसर बताओगे तो क्या बन जाएगा, राइट आंसर बताइएगा। आंसर बताएंगे तो हमें पहले वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, ना कि विकर्ण वाला, तो वर्ग का क्षेत्रफल 1 था उसके बाद 2, यानी करेक्ट आंसर बी बन जाएगा आपका। अगला बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समपूरक कोण बनाता है, समपूरक कोण बनाता कौन है बताइए। तो समपूरक मतलब आप समझते होंगे 180 डिग्री, पूरक मतलब 90 डिग्री। तो अब बताइए 180 कौन बना रहा है, देखेंगे 120 और 60 बिल्कुल बना रहा है, 60 और 110 बिल्कुल नहीं, 90 ये तो बिल्कुल नहीं, और 45 45 90 ये तो पूरक, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जा रहा है। तो सही कौन सा हो जाएगा, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है यदि ये x की वैल्यू इतना सारे दे रखे हैं नंबर, एक तरह से सपोज मान ली, तो हमें बताना है माध्य x रेकरिंग है, तो हमें बताना है ये माध्य क्या होगा। तो आइए माध्य के बराबर निकाल लेते हैं कि क्या हो जाएगा। ये माध्य जो होगा हमारा वो पता है दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमेशा से ही ये क्या होता है जीरो होता है दोस्तों, क्या होता है जीरो होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ये आपको फॉर्मूला रखना ही होगा याद, ये हमेशा जीरो ही होता है। तो राइट आंसर देखते हैं जीरो कौन सी है इसमें, ऑप्शन नंबर बताएंगे तो आप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। अगला देखेंगे प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा, बताइए क्या होगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक। तो देखेंगे प्रथम अभाज्य संख्या कौन कौन है, पहले लिख लें 2 3 5 7 11 13 17 19 है ना, और क्या है 23 और है 29, ये सभी हमारी 10 अभाज्य संख्या है। ठीक है, n की वैल्यू क्या रखा है तो 10 है। ठीक, n इक्वल 10 है। अब देखेंगे n इक्वल जब 10 है तो n/2 n/2 इक्वल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, तो 10/2 करेंगे तो 5 ही आएगा ना, तो 5 आ गया। ठीक है ना,
जो हमारे पास अभिष्ट माध्यिका है वो पांचवा प्लस छठा पद का माध्य निकालना है। पांचवा पद कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5, पांचवा है 11, छठा पद है 13, 11 13 को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 24, 24 का आधा करोगे तो 12, 12 आ गया। करेक्ट आंसर क्या बना आपका, तो राइट आंसर अब बताएंगे ऑप्शन नंबर बी बन गया 12। अब देखेंगे, कह रहा है यदि n अवलोकन का माध्य जो है x, अगर पहला को 1 बढ़ाया जाए तो दूसरा को 2, तीसरे को 3, इसी तरह आगे का बढ़ाया जाए तो नया माध्य क्या होगा, बताइएगा नया माध्य क्या हो जाएगा। तो आंसर आप बताएंगे, अगली जो माध्य होगी वह हो जाएगी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला माध्य क्या होगा, x प्लस n प्लस 1 अपन 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि साइन अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, अपॉन 1 प्लस कॉस है, हम यहाँ पे रेशनलाइज कर लेते हैं दोस्तों, क्या आइए रेशनलाइज कर लेते हैं। तो आप रेशनलाइज कर लोगे इससे और यहाँ पे, तो किससे करेंगे, 1 माइनस कॉस से करेंगे ना, और यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस, ठीक है ना। 1 माइनस कॉस से करिएगा तो ये कितने आ जाएंगे आपके पास, साइन इंटू 1 माइनस कॉस रहेगा, ये करोगे एक प्लस और माइनस तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन इंटू 1 माइनस कॉस रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक साइन इंटू कॉस आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे तो एक आ जाएगा, एक प्लस एक माइनस में आएगा। तो आप बोलोगे ए स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल होता क्या है, तो आप बताएंगे साइन स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे नीचे सीधे साइन स्क्वायर लिख दीजिए, साइन स्क्वायर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया, तो ये देखेंगे साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कॉस है, यहाँ पे साइन है, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया ना आपके, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, यानी आपके पास बच क्या गया, तो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन बच गया, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, देखेंगे 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, करेक्ट आंसर क्या बच गया, राइट आंसर ऑप्शन सी बन गया। अगला प्रश्न बताना है आपको, देखिएगा, कह रहा है यदि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल 3 है, तब एवं ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल 4 है, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगी इसका आंसर। देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगी, दोनों दोनों को जो है वर्ग करने पर, दोनों को, अब जो हमारे पास ये है दो इक्वेशंस है ना जो दिए गए हैं क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे जो दोनों दे रखे हैं, ए साइन और माइनस बी कॉस 3 दिया है, ए कॉस है ना, और प्लस बी साइन इक्वल 4, दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ओके। तो दोनों को जब जोड़ेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, आइए दोनों को जोड़ के देख लेते हैं हम। लिखते हैं पहले यहाँ पे ए साइन माइनस बी कॉस का होल स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस प्लस बी साइन, ठीक है, ये स्क्वायर में हो जाएगा आपका, ये भी स्क्वायर में है ही, ठीक है, इक्वल में आपके पास हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसे लिख दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन इंटू कॉस, ये होगा ना, प्लस में हो जाएगा आपका, ये प्लस वाला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन इंटू कॉस इक्वल हो जाएगा 25 होगा ना। तो बस यहाँ पे हम कॉमन कर लेते हैं क्या, तो आप कॉमन कर लोगे यहाँ पे ए स्क्वायर, तो बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन करते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा आप बोलोगे तो 25 हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25। देन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू तो आप पता होगा क्या होता है, तो इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 25। तो आंसर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही वैल्यू निकालना था 25। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अब देखेंगे रूट tan 10 डिग्री प्लस रूट 3 tan 20 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा। इसे तो आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से दोस्तों। आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, हम जानते हैं क्या कि tan 30 इक्वल हो जाएगा tan 20 प्लस 10 होगा ना। यहाँ पे आप कॉमन कर लेते हैं tan, तो क्या बच जाएगा आप खुद बताएंगे। अब देखेंगे सेम यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या दोस्तों, यहाँ पे करेंगे tan 20 प्लस tan 10 होगा ना, अपॉन आप इतना लिख सकते हैं ये 1 माइनस tan 20 इंटू tan 10, ठीक है। इक्वल में आपके पास क्या है, तो 1 अपॉन रूट 3 है। चलिए इसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आप बताएंगे रूट 3 tan 20 प्लस रूट 3 tan 10 डिग्री होगा। इक्वल में आप लिखोगे ये 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस जो है tan 20 इंटू tan 10 होगा। ओके, इतना होगा, ठीक है। इक्वल में आप करेंगे क्या, यहाँ पे आप देखोगे तो रूट tan 20 और रूट tan 10 दे रखा है, प्लस हम लोग कर लेते हैं क्या, तो आप बताओगे रूट tan 20 प्लस यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 tan 10 डिग्री प्लस हो जाएगा आपके पास tan 20 इंटू tan 10 डिग्री इक्वल हो जाएगा प्लस 1। तो हमें यही तो वैल्यू निकालनी थी। आंसर कितना आ गया आपके पास, तो अब बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर सी बन गया। अगला सेशन देखेंगे। अगला जो आता है विज्ञान का। देखिए विज्ञान में क्वेश्चन क्या है आपका कि खदानों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बताइएगा। तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट अच्छे से प्राप्त होते हैं। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर सी बन जाएगा। अगला बताइए, नीचे दिए हुए समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों। अब देखिए इसमें यहाँ पे बता तो दिया गया है, नीचे दिया गया जो है दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पे तो समीकरण दिया नहीं है। तो ये एक तरह से जो क्वेश्चन जो भी पब्लिकेशन ये छापी है यूनिक पब्लिकेशन, इससे गलती हुई है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, मिस प्रिंट हो गया है। तो देखेंगे यह जो इक्वेशन है आपको हम लिख देते हैं दोस्तों ऐसे, ये कौन सी इक्वेशन है देखिएगा। यहाँ पे इक्वेशन लिखी गई है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2KL ये बना रही है क्या आपके पास, तो आप बताओगे। यहाँ पे स्पेस नहीं, इस कारण हम नीचे लिख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। PbL2 PbI2, ठीक है, प्लस बना क्या रहा है 2KNO3, है ना। अब देखेंगे ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन जो आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट अब दिख रही होगी ये इक्वेशन, इसमें बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है बताइएगा। तो आप बताएंगे इसमें जो है यह द्विविस्थापन है। कैसी है, तो आंसर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्विविस्थापन है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, तो निम्नलिखित में किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है, किसे फल पकाने में प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे C2H4 का, इथिन का प्रयोग करते हैं ना दोस्तों। अगला प्रश्न बताना है जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक आपको पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगला बताना है आपको। अगला है व्हिटकेयर, व्हिटकेयर ने जो है वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किए थे, कितना मापदंडों का उपयोग किए थे, तो आप बताएंगे 5। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। और वो 5 कौन कौन है दोस्तों, पोषण का तरीका, शारीरिक संरचना, प्रजनन का तरीका, कोशिकीय संरचना और फाइलोजेनेटिक संबंध। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टीटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है, कौन सा है बताना है।
तो आप आंसर बताएंगे DPTT का। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डिप्थीरिया जो है वोपिंग कॉफ के लिए है ये, है ना, DPT। ओजोन परत में हादसे इनमें से किसके कारण होता है? ओजोन परत का जो है वह किसके कारण हो रहा है हादसे? तो आप बताएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है बताइए? तो आप बताएंगे ये दोनों है, जैविक और अजैवीय। जैवीय और अजैवीय दोनों है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन पुरुष जो है स्तरीकरण का जो है स्तरीकरण की एक विधि में है? कौन है बताइएगा? तो आंसर बताएंगे जो है वैक्सोटोमी है, यानी नसबंदी जो है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक जो सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 सेकंड के बाद इसकी चाल क्या होगी? क्या होगी दोस्तों? यू दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। ए भी दे रखा है आपके पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम भी दे रखा है 2 सेकंड। तो गति का फॉर्मूला के कारण हम निकाल सकते हैं यहाँ पे क्या, तो आप बताओगे V इक्वल यू प्लस AT निकाल लोगे। तो यू कितना दे रखा है 20 और प्लस 2 गुने 4, 8 और 20 28। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न बताना है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, यह भार बताना है न्यूटन में कितना हो जाएगा? तो आप देखोगे mg, मास कितना दे रखा है 20 गुने 9.8 होगा, 9.8 तो न्यूटन में चेंज हो जाएगा, इसे करोगे तो 196 न्यूटन। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, तब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो उसका वजन जो है 8 न्यूटन रहता है, तब वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव का वजन कितना होगा? कितना होगा वजन? तो आप बताएंगे 2 न्यूटन होगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे डी बन जाएगा, क्योंकि 10 न्यूटन तो है ही, उसमें से 8 न्यूटन घटा दो तो करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, 2 न्यूटन। अगला देखेंगे, मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता की परिसर है कितना से कितना तक है? तो आप बताओगे लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अपना बताइए अगला प्रश्न, कह रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? संसाधनों को बांटा गया है 2 वर्गों में। आंसर बी बनेगा, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। हम समझ रहे हैं जैविक मतलब मनुष्य रहित, मनुष्य सहित सभी प्राणी, और अजैविक में जो चट्टान, पर्वत, नदी, तालाब ये सब आ गए। अगला देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? बताइए नाइट्रोजन की मात्रा। तो आप बताएंगे कितना है? ऑप्शन नंबर डी है। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, 78.7808 है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? आपको पता है, रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। इससे क्योंकि पहला जो सेट मैंने कराया था उसमें दिया था, यह हुआ था 1992 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, पृथ्वी सम्मेलन पहली बार 1992 में होता है, रियो डी जेनेरो ब्राजील में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि तापीय ऊर्जा से संबंधित है, तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे कोयला का। करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो आंसर बताएंगे 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट घंटा है। करेक्ट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताइएगा, यहाँ पे चित्र जो दिखाया गया है, तो विद्युत परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच जो है समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा आपको बताना है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे प्रतिरोध हमें बताना है ना दोस्तों, तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, CD, यहाँ पे हम इसका वैल्यू A है, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम D रख देते हैं, B तो है ही, और इसका नाम C और इसका नाम E रख दे, ठीक है। अब देखिए कह रहे क्या है कि यहाँ पे CD, ये जो CD है तथा DE है, 3 है, यानी टोटल कितने हो गए? 6 ओम हो गए, ठीक है। अब ये 6 जो ओम हो गए हैं, दोनों क्या है? समानांतर क्रम में, ठीक है ना, दोनों जो है वो समानांतर क्रम में है, ठीक है। समानांतर क्रम में है तो क्या करेंगे हम, 6 इंटू 3 और प्लस 6 और प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 और अपन ये 9, ये कितना हो जाएगा 2 ओम, है ना। अब देखेंगे हम लोग जो AC है कौन सा है, तो आप बताएंगे यहाँ पे C था ना दोस्तों, और यहाँ पे E था, यहाँ पे आपका AB, यहाँ पे C था दोस्तों, ठीक है।
ये डी है, सी नहीं बल्कि ये डी है, और ये सी और ये ई, बिल्कुल ठीक है। अब देखेंगे ए सी, ठीक है ना, ए सी और ए सी इक्वल जो होगा आपके पास ए बी के इक्वल, ठीक है ना, ए सी और प्लस जो होगा सी, ये जुटेगा तो ए बी बराबर होगा, ए बी बराबर आप खुद देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे सी और ए सी के बराबर होगा ना, तो इस दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3 और प्लस 2 और प्लस 3, इस सभी को ऐड करोगे तो 3 और 3 6 और 2 8, यानी कितना टोटल ओम आ गया, तो आप बताएंगे टोटल जो आ गया 8 ओम। अब देखें यहाँ पे क्या क्या था, एक था हमारा ए सी, ठीक है ना, और एक था हमारा सी ई, और एक था बी ई, ठीक है ना, ये तीन थे, तीनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, तीनों जब श्रेणी क्रम में है तो ए बी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी, ठीक है, प्लस यहाँ पे सी ई और प्लस हो जाएगा बी, इस तीनों को हमने ऐड करा है, तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास 8 ओम आ जाएगा, करेक्ट आंसर बी। अब देखिए दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आप आंसर बताएंगे अवतल दर्पण का, क्यों, क्योंकि इससे थोड़ी बड़ी लगती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, राइट आंसर ए बन जाएगा। अगला जो आता है आपका सामाजिक अध्ययन, देखते हैं सामाजिक अध्ययन में क्वेश्चन क्या है। देखिए सामाजिक अध्ययन में कह रहा है कि हल्के और ताजे चलने वाले जहाज, हल्के और तेज चलने वाले जहाज जो है कैरावल को किसने बनाया था, कैरावल को कौन बनाया था, तो आप क्या बताएंगे, आंसर बताइएगा, आंसर बताएंगे पुर्तगालियों ने, करेक्ट आंसर ये बनाएंगे पुर्तगालियों ने। अगला बताना है वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन सी फसल उगाई जाती है, तो आप बताएंगे इन दोनों का, गेहूं और मक्का, करेक्ट आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित में कौन फसल जो है गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है, गोल्डन फाइबर के रूप में, तो आप बताएंगे जूट को जाना जाता है, करेक्ट आंसर डी बताइएगा, गोल्डन फाइबर। अगला प्रश्न देखेंगे भारत और जो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा अग्रणी उत्पादन है जूट में, रौलट कानून, जूट में उत्पादन सबसे प्रथम भारत है, रौलट कानून किस उद्देश्य से चलाया गया था, कौन से उद्देश्य से चलाया गया था, आपको पता होगा दोस्तों, कब, तो यह 1919 में चला था, है ना, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी कारण हुआ था, शिक्षण नहीं, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के, बिल्कुल सही, क्रांतिकारी जो गतिविधियां होता है उस पर अंकुश लगाने के लिए चला था, तो करेक्ट आंसर बी बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न बताना है आपको, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है चार्ल्स डिकेन के द्वारा रचित उपन्यास जो है कौन सा है, तो डॉम्बे एंड सन, डॉम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ था, डॉम्बे एंड सन जो है प्रकाशित कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1848 में हुआ था प्रकाशित, आंसर बनेगा राइट आंसर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताना है सांभर झील कहाँ पे, ये तो आप बता ही देखो कहाँ पे है दोस्तों, सांभर झील बताइए, तो आप बताइएगा सांभर झील जो है राजस्थान में, राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, राजस्थान में है। अगला प्रश्न बताना है यह भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील है ना, और 1990 में रामसर स्थल में घोषित कर दिया गया था। अगला बताइए एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए, किस प्रकार मापक पे खींचे गए, तो आप बताएंगे बहुत छोटे, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी बनेगा। अगला बताना है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, किसके रूप में किया जा सकता है बताइएगा, तो आप बताएंगे ये सभी के रूप में किया जा सकता है, विकसित स्टॉक के रूप में, संभावित रूप में और आरक्षित रूप में, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, आंसर डी। बताना है झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है, किस एक का प्रमुख उत्पादक है बताइए, तो आप बताएंगे अभ्रक का, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। कोडरमा कहाँ पे है दोस्तों बताइएगा, कोडरमा झारखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न बताना है आपको, अगला देखिए बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, बाघ परियोजना की शुरुआत कब होती है दोस्तों, तो आप बताएंगे 1973 में, राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, बताइए कौन है प्रमुख उत्पादक, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, झारखंड होगा, और टीन का उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है दोस्तों, ये भी याद रखना है। अगला बताना है पारादीप पतन जो है किस राज्य में, पारादीप पतन किस राज्य में बताइए, तो आप बताएंगे पारादीप जो है उड़ीसा राज्य में, करेक्ट आंसर बी बनेगा, पारादीप कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न देखेंगे मानचित्र में नीला रंग किस भाग को दिखाया जाता है, नीला रंग किस भाग को दिखाते हैं हम लोग, तो आंसर बताइए, बताएंगे जल को दिखाया जाता है, आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न बताना है आपको
अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन था? कौन सा था बताइए दोस्तों। तो आप आंसर बताएंगे न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। अगला बताना है आपको, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज का वर्णन बताइए। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 40 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, कह रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कराता है? कौन करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? तो आप आंसर क्या बताएंगे? आंसर नंबर बी, राष्ट्रपति कराते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला बताइए, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? कहाँ पे है? तो आप आंसर बताएंगे पंचायती राज संस्थानों में। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज संस्थानों में है। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ है? नीति आयोग का गठन बताइए कब हुआ है? तो आप आंसर क्या बताएंगे? 1 जनवरी 2015 को। करेक्ट आंसर सी, इससे पहले योजना आयोग चलता था दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको पता है वर्तमान में जो भी पीएम रहते हैं वो। अगला बताना है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? सबसे अधिक सहायक बताइएगा क्या है? तो आंसर क्या बताएंगे आप? राइट आंसर ऑप्शन सी, विकास है। सबसे ज्यादा सहायक कौन सा है? तो विकास। अगला प्रश्न बताना है, क्षेत्रवाद की भावना का एक जो है कुपरिणाम है। क्या है कुपरिणाम बताइएगा? तो कुपरिणाम जो है वह है अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का वो है जनरल इंग्लिश। देखिए जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है आपका कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है हमारे पास ऑप्शन? देखिए, द क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स डैश ओवर टाइम। आंसर क्या बनेगा बताइएगा? डैश ओवर टाइम। तो आंसर बताएंगे आप हैव बीन, है ना, हैव बीन डिग्रेडिंग ओवर टाइम। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी बन जाएगा। यहाँ पे डिग्रेड मतलब किसी चीज की क्वालिटी खराब होना। अगला प्रश्न बताना है आपको, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए सेंटेंस क्या है, द थीफ एंड द आई विटनेस डैश। आंसर क्या बताएंगे? हैड एस्केप्ड। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर डी। अगला प्रश्न बताना है आपको, देखेंगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आइए देखते हैं हम लोग क्या है, सीबा इज वेरी काइंड टू एनिमल्स सेड लीना। तो आइए देखते हैं क्या बनेगा इसका। लीना डैश, क्या बनेगा? लीना टोल्ड अस, लीना टोल्ड अस दैट सीबा वाज वेरी काइंड टू एनिमल्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आइए देखते हैं हम लोग क्या है, द टीचर सेड टू द बॉय वेयर डू यू लिव। मतलब टीचर क्या कहते हैं, पूछते हैं कि बच्चे से कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग, अभी कहाँ रहते हो आप लोग, है ना, आप कहाँ रहते हो। तो इसके बारे में जवाब क्या मिलता है देखेंगे। जवाब क्या मतलब इसका क्या बनता है इनडायरेक्ट? तो आप बताएंगे डायरेक्ट, द टीचर डैश द बॉय वेयर डैश। आंसर क्या बताएंगे आप? आंसर बताएंगे द टीचर आस्क्ड द बॉय वेयर ही लिव्ड। आंसर बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स या वर्ब इन सेंटेंस गिवन बिलो। देखेंगे सेंटेंस क्या है, हैविंग सीन द मूवी बिफोर ही डिड नॉट गो विथ फ्रेंड्स। आंसर क्या बनेगा? तो आप बताएंगे यहाँ पे हैविंग। करेक्ट आंसर ए बन जाएगा, है ना। अगला देखेंगे प्रश्न क्या है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स या वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। क्या है, जनरली स्पीकिंग वी रिसीव व्हाट वी डिजर्व। तो आंसर बताएंगे इसमें क्या बनेगा? आप बताएंगे स्पीकिंग। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। देखेंगे आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। आइए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं पैसिव वॉइस को। देखेंगे सेंटेंस क्या है हमारे पास। देखिए सेंटेंस आपके पास क्या है, द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स लास्ट नाइट। तो बताइएगा इसमें पैसिव हमें फॉर्म कौन सा सही है। तो आप देखेंगे पैसिव फॉर्म्स इसमें जो करेक्ट है, लास्ट नाइट सम थीव्स वेयर अरेस्टेड बाय द पुलिस। करेक्ट आंसर आपका बी है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे आप, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड व्हेन समवन स्पीक्स। तो आंसर क्या बनेंगे बताइएगा। जो हम लोग पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं इसको? तो आप बोलेंगे क्या बोलते हैं इसे? एक्सक्लामेटरी बोलते हैं ना। क्या बोलेंगे इसे?
तो आप बोलेंगे इन्वर्टेड कॉमास। और विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड व्हेन समवन स्पीक्स। अच्छा, जब कोई बोला जाता है उस समय कौन से पंक्चुएशन मार्क्स का यूज किया जाता है, तो आपको पता ही है। हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इसका यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में उस बात को रखा जाता है, उस स्पीच को रखा जाता है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर सी बनेगा। देखिए विच सेंटेंस हैज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। आइए देख लेते हैं कौन सी है। देखिए इसमें कौन सी पंक्चुएशन मार्क्स ये है, करेक्ट है। देखिए यू स्टडीड ऑल डे फॉर द ग्रामर टेस्ट, बिल्कुल सही है यहाँ पे, करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। रमन हैज नो एक्विटेंस डैश मेनका। बताइए यहाँ पे क्या फुल होगा, तो आप बताएंगे यहाँ पे विथ होगा, मतलब किसके साथ, यहाँ पे प्रीपोजिशन विथ लगेगा, करेक्ट आंसर सी। उसके बाद जस्ट नाउन है ही। अगला देखेंगे, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देखिए द पेशेंट हैड डाइड डैश द डॉक्टर कैम। मतलब पेशेंट जो था क्या हो चुका था, मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, डॉक्टर के आने से पहले क्या लगेगा बताइए, ऑफ और थ्रू तो लगेगा नहीं, आफ्टर बिफोर में तो आप तो पता ही है क्या लग जाएगा। तो आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, पहले, है ना, बाद में थोड़ी, उसके आने से पहले ही मर चुका था रोगी। तो करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आइए हम लोग चूज करते हैं करेक्ट सेंटेंस को, देखेंगे कौन है। दिस इज माई मदर राधा, ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, और तो कोई है नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ऑप्शन। क्या है, यू कैन कम टू माई हाउस टू नाइट डैश यू नीड मी। आंसर क्या बताइएगा, तो आप बताएंगे इफ, है ना, क्या बनेगा, इफ यू नीड मी, करेक्ट आंसर राइट आंसर सी। अगला प्रश्न बताना है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेजेस। आइए देखते हैं, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, तो अभिन्न अंग कहने का मतलब क्या है, अभिन्न अंग, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, आप बताओगे इंटेग्रल पार्ट, करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेजेस। देखिए फिर से आइटम एंड फ्रेजेस आ गए, देखेंगे क्लोज क्लोज फॉर्टेड मैन, क्लोज फर्स्टेड मैन क्या हो जाएगा इसका, क्लोज फर्स्टेड मैन का मतलब कंजूस व्यक्ति कहने का मतलब है। तो आंसर क्या बनेगा, अ माइजर, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेजेस। आइए देखिए आइटम एंड फ्रेजेस क्या है, फ्लाइंग विजिट, फ्लाइंग विजिट को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फ्लाइंग विजिट जो है यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, अ वेरी शॉर्ट विजिट, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, अ वेरी शॉर्ट विजिट होगा। अगला प्रश्न बताएंगे, यहाँ पे फ्लाइंग विजिट कहने का मतलब क्या है, फ्लाइंग विजिट कहने का मतलब है दोस्तों, और वेरी शॉर्ट विजिट कहने का मतलब कि कम समय की भेंट, सफर कहने का मतलब है कम समय की भेंट, है ना, इसका फ्लाइंग विजिट। देखिएगा, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है हमारे पास सेंटेंस, आइए देखते हैं। कह रहा है कि वी वॉन्ट बी स्लिम इफ डैश स्टॉप ईटिंग सो मच जंक फूड। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे बताइएगा, ये जो हमारा मेन क्लोज फ्यूचर टेंस में है, इसलिए यहाँ पे इफ क्लोज सिंपल प्रेजेंट में होगा, है ना। तो आंसर क्या बनेगा, ही डज नॉट, करेक्ट आंसर बनेगा ही डज नॉट, ही डज नॉट स्टॉप ईटिंग सो मच जंक फूड, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो कह रहा है कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है हमारे पास सेंटेंस, देखिए इफ आई मैरिड हैरी आई डैश हैप्पी। तो आंसर क्या बनेगा, वुड बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। देखिए फिल इन अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, दिस न्यूज डैश नॉट ट्रू, यह जो न्यूज है वो क्या है, सही नहीं है, यानी यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, वेयर हैव हैज या इज। तो आप बताएंगे आंसर नंबर बी लगेगा, है ना, न्यूज एक क्या है, सिंगुलर है, करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है क्या, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, देयर डैश मैनी बुक ऑन द टेबल। आंसर बताइएगा क्या बनेगा, आप बताएंगे
देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, आंसर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का वो क्या है, तो आप बताएंगे तार्किक एवं विश्लेषणात्मक रीजनिंग, विश्लेषणात्मक क्षमता, इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आपको पता ही है, इसे बोलते हैं हम लोग रीजनिंग, है ना। तो ये रीजनिंग को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, आंख नृत्य देखता है, कान क्या करता है बताइएगा, तो आप कान बताओगे, ये गाना सुनने का काम, आंसर बी बनेगा। अगला बताना है 340 से 16 हो गया, है ना। 340 से क्या हो गया दोस्तों, 16, यानी घट गया कितना, 24 घटा, यहाँ से 30 घटा, यहाँ से 36, तो यहाँ से क्या 42 से ना घटेगा, तो 42 घटा दीजिए, यानी क्या आ जाएगा 208 आ जाएगा। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। देखिए, नारंगी आलू फल के बीच में संबंध को हमें आकृति दिखाना, वेन डायग्राम बनाना है। नारंगी आलू और फल कौन बनेगा बताइए, नारंगी आलू और फल, नारंगी क्या है, एक फल है, आलू सबसे अलग है, आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे बी होगा। अब देखेंगे बी कौन सा है ऑप्शन नंबर है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही बी है, करेक्ट आंसर बी होगा। देखिए, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, ठीक है, दाएं से, विपरीत क्रम में लिखने से दाएं से, दाएं अक्षर के बाएं और 13वां अक्षर कौन सा है, दाएं अक्षर के 13वां अक्षर कौन होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या सिंपल आप बनाओगे, अभिष्ट जो अक्षर हमारे पास क्या है, तो वो तीसरा नंबर होगा, होगा ना। दाएं के तीसरे अक्षर, दाएं के तीसरे अक्षर ले लिए, कह रहा है तीसरे के बाईं और 13वां, तो इसमें 13 जोड़ दो, यानी 16वां, ये 16वां जो है दाएं के विपरीत बाएं से क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 16वें पे क्या आता है, पी आता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित समीकरण जो यहाँ पे डैश के स्थान पर रखे जाने वाले चिन्ह के समूह को हमें चुनना है, तो क्या हो जाएगा बताना है आपको, ये ऑप्शन बेसिस पे आपको रखना ही हो दोस्तों, रख के तभी आप बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा, है ना। तो आप देखेंगे ये पहला रख के, पहले रखेंगे यहाँ गुणा, फिर माइनस, यहाँ पे डिवाइड रखोगे तो क्या आपका 12 आ रहा है कि नहीं, इसको डिवाइड करोगे तो 2 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 14, और दो घटा दोगे तो, अब देखो यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 2 के 2 ही रह गया, माइनस में हो गया, 7 7 49 हो गया, ये दोस्तों ये तो होगा ही, पूरे तरह से कट गया, ये रखो। अब दूसरा नंबर रखते हैं, ये तो पूरे कट गया, अब रखते हैं यहाँ पे प्लस है, फिर है माइनस, फिर आपके पास गुणा, गुणा कर देते हैं तो 2, ठीक है, 2 यहाँ पे, और ये 7 और 7 कितने हो गए 14, ठीक है, 14 में से 2 घटा दीजिए यानी 12, करेक्ट आंसर आपका बी बन गया। तो ऐसे ऑप्शन बेसिस पे आपको बनाना होगा। अगला देखिए, एक व्यक्ति से 2 अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है, अफवाह पर जो है पेरा जारी है, पेड़ जो है जारी है, अफवाह का जो है पेड़ जारी है, अभी भी जारी है, पता लगाइए कि 729 लोगों तक अफवाह फैलने में कितने मिनट लगेंगे, कितने मिनट लग जाएंगे दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे कि 5 मिनट में, देखिए कैसे वहां पहुंच जाएंगे, 5 मिनट में जो है कितने, 1 और प्लस 2, यानी कितने लोगों तक, 3 व्यक्तियों तक, ठीक है। वही 10 मिनट में कितने लोगों तक, आप बताएंगे 3 और प्लस, यहाँ पे करेंगे 3 और गुने 2, यानी कितने, तो आप बताएंगे 9 लोगों तक, ठीक है। वही 15 मिनट में कितने लोगों तक, तो आप बताएंगे 9 और प्लस 9 गुने 2, 27 लोगों तक। 20 मिनट में कितने लोगों तक, तो आप बताएंगे 27 और प्लस 27 और गुने 2, यानी 81 लोगों तक, ठीक है। और वही 25 मिनट में तो आप बताएंगे 81 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 81 और गुने 2, कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 243 लोगों तक पहुंचेगा, 43 होगा दोस्तों यहाँ पे 43। वही 30 मिनट में कितने लोगों तक पहुंचेगा, तो 243 प्लस 243 और गुने 2, यानी कितने लोगों तक, 729 लोगों तक पहुंचेगा। तो हमें 700 लोगों तक पहुंचाना, 729 कितना मिनट में, तो आप बताएंगे 30 मिनट में, तो आंसर क्या बन जाएगा बताइएगा, आंसर बन जाएगा राइट आंसर सी, 30 मिनट में पहुंच जाएगा। अगला देखिए, कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, बताइए कौन सा होगा, यहाँ पे 1 से 8 है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो 4 का क्यूब यानी 64, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे जो आएगा, ऑप्शन दे रखा है तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, कह रहा है कि यहाँ पे चुने कौन सी संख्या जोड़ी आगे आती है ना, 2 से 4 से 6 से 8, तो आगे यहाँ पे तो 10 आएगी ही, 10 कंफर्म है, 10 ना इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, ऑप्शन नंबर आपका यही दिख रहा है बस।
इसमें मतलब कि पहले ही 10 है तो 10 तो पहले आएगा ना, लास्ट में आ रहा है 10, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1। यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था तो शनिवार होगा, कब होगा बता दीजिए। ये तो बहुत सिंपल, आप बता दोगे कब होगा, तो आप बताएंगे कल के बाद होगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी बताइएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, कह रहा है क्या, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास अनुक्रम -1 -5/6 -2/3 डैश -10/3 में कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, आइए हम लोग निकाल लेते हैं। ए कितना है, -1 है, एपी पे बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम बना के देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके पास ए कितना है, तो आप बताएंगे -1 है, ठीक है। डी आप निकालोगे तो डी निकालने के लिए दो में से एक कोई घटाना था, तो -5/6 में से -1 को घटाइएगा, तो -1 मतलब प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए -5/6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, इक्वल लिखोगे तो कितना हो जाएगा 6 और -5 घटेगा तो कितना 1/6। डी कितना आ गया, तो आप बताइएगा 1/6 आ गया। तो एल कितना दे रखा है, मतलब लास्ट टर्म दे रखा है आपके पास 10/3, एन दे रखा है। आइए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे एन निकालते हैं। तो एन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि एल इक्वल होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। एल का वैल्यू दे रखा है कितना 10/3 दे रखा है, इक्वल हो जाएगा ए का वैल्यू -1 प्लस एन, तो हमारे पास है नहीं, एन इंटू डी, और डी का वैल्यू 1/6। अब यहाँ से बना लीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 2 जा, और भी कटने वाला 10 दूना 20 हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल 20 -1 माइनस एन कर दीजिए, और माइनस यहाँ पे आप कर दोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, सीधे यहाँ पे आप ऐसे रख सकते हैं 10/3 प्लस 1 इक्वल n-1/6, इतना रखेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 13/3 इंटू 6 माइनस n-1 हो जाएगा, काटिए 2 टाइम्स 13 दूना 26, और यहाँ पे n एक क्या हो जाएगा, माइनस में था प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 1 इक्वल n यानी 27। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, जो n की वैल्यू कितनी आ गई 27। राइट आंसर ऑप्शन सी आ गई। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।